वैसे ज़रूरी तो नहीं, पर वीडियो को लाइक और डिसलाइक करने की कोशिश ज़रूर किया करें। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और सियोंग की बेटी का बर्थडे होता है। इसीलिए सियोंग की मदर सियोंग को कुछ पैसे देती है ताकि सियोंग अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और हॉर्स राइडिंग में लगा लेता है और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए होते हैं, तो वो कंपनी सियोंग के पीछे पड़ जाती है। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। और जब सियोंग उनको पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है तो देखता है कि उसकी पॉकेट किसी ने काट ली है। फिर उसे याद आता है कि जब वो उन लोगों से बच के भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकरा रहा था और ज़रूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली और सारे पैसे ले लिए। क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो होते ही नहीं है, इसीलिए ये लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पहुंचता है, पर अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो चुकी थी। और जब सियोंग वहाँ बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है तभी एक अचानक से आदमी आता है और उसके पास बैठ जाता है। सियोंग इस आदमी को नहीं जानता था, पर वो आदमी सियोंग को एक गेम खेलने के लिए कहता है और फिर वो आदमी उसे कहता है कि अगर वो ये गेम जीत जाता है तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा। इतने सारे पैसे देखकर सियोंग इस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाता है और उस आदमी के साथ गेम खेलता है। सियोंग बहुत सारी मार खाने के बाद ये गेम आखिरकार जीत ही जाता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें अगर और भी पैसे जीतने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग अपने घर आ जाता है। वहाँ सियोंग की माँ उसे ये बताती है कि अगले साल उसकी बेटी यूएस शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। लेकिन सियोंग को अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे और उन सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन लोगों की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक जगह पर पाते हैं जहाँ सभी लोगों ने एक जैसे ड्रेस पहनी हुई होती है, जहाँ कुल 456 लोग और होते हैं। ये सब लोग प्लेयर्स होते हैं क्योंकि इन्हें इस फैकल्टी का होस्ट एक आदमी था जो कि एक मास्क में था। इस आदमी को फ्रंटमैन के नाम से जानते थे। ये आदमी सब पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज़ थी, जितने भी लोगों को यहाँ लाया गया था उन सब ने कर्ज ले रखे थे। सियोंग वहाँ पे प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, इसीलिए वो यहाँ आया था क्योंकि उसकी लाइफ वैसे भी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ 2 प्लेयर्स, जिसमें लड़की का नाम सेवेयोक और लड़के का नाम जेंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। यहाँ पर सेवेयोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेके भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था। गार्ड्स उन लोगों को बताते हैं कि उन्हें यहाँ पे टोटल 6 गेम खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। उसमें से पहला रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता और दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर इस गेम को खेलने के लिए मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके अनुसार एलिमिनेट का मतलब क्या था वो तो हम आगे ही जानेंगे। और गेम का तीसरा रूल यह था कि मेजॉरिटी अगर गेम छोड़ के जाना चाहे तो वो इस गेम को छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्हें गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ सियोंग अपने क्लासमेट सेंग वू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी डॉल थी। इस गेम का रूल काफ़ी सिंपल था और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन लोगों को आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी उन सभी लोगों को वहीं रुक जाना है और मूव नहीं करना है। और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो सबको ये एक प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन एक लड़का जब हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। और ये देख वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो एक खतरे में है। क्योंकि अब गेम का रूल था इसीलिए जो भी हिल रहा था उन्हें मार दिया जाता है और जितने भी सर्वाइवर थे वो किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर ही रह चुके थे
और ये सब देख के बाकी प्लेयर्स इतना डर जाते हैं कि कोई भी गेम नहीं खेलना चाहता है। लेकिन जैसा कि गेम का तीसरा रूल था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंटमैन उनसे वोटिंग करवाता है और इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है जो कि बहुत सारी होती है, यानी जो विनर को मिलेगी। अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा या मर जाएगा तो ये पैसे उनकी फैमिली को मिल जाएंगे। इसके बाद सारे प्लेयर से वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसीलिए इस गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन फ्यूचर में अगर वो लोग इस गेम को रिजॉइन करना चाहे तो फिर से कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता है और उल्टा वो लोग सियोंग को पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग पुलिस को वो कार्ड दिखाता है जिससे उसने कॉल किया था। यहाँ हैरान कर देने वाली बात तो यह होती है कि वो नंबर रॉन्ग होता है। इसके बाद जब सियोंग अपने घर जाता है तो वहाँ उसकी मदर नहीं होती है। उधर सियोंग का फ्रेंड सेंगवू अपनी मदर को चुपके से देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंगवू सियोंग को अपसेट होते हुए यह बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। सेंगवू बताता है कि उसने क्लाइंट के पैसे लेके स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, पर अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पाँव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का इलाज ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। तब डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि उनकी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, पर उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे क्योंकि सियोंग की मदर का पैर काटना पड़ेगा। इवन सियोंग ने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए होते हैं। तब सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। सियोंग की वाइफ अपने नए हस्बैंड से बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए और तभी सियोंग को उसका हस्बैंड पैसे देने के लिए आता है और साथ साथ सियोंग को ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है। तभी वहाँ उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के बीच में उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का दोस्त अपने घर आता है और अपनी वाइफ से कहता है पहली फ्लाइट लो और यहाँ से चली जाओ। इसके बाद से बेयोक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसकी अपनी मदर को साउथ एरिया से नॉर्थ एरिया में लाना था। से बेयोक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ पर से बेयोक को अपनी मदर को वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। से बेयोक का एक छोटा सा भाई भी होता है जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो मदर को वापस ज़रूर लेके आएगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई काफ़ी टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों से उसके घर पर भी नहीं आया है और जब वो ऑफिसर उसके भाई का घर चेक कर रहा होता है तो वहाँ से उसको एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था। इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाके इस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद जब सियोंग अपने घर जा रहा होता है तो फिर से वही कार्ड उसे अपने घर के दरवाजे पर मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि दोबारा से वह गेम रिजॉइन करेगा, इसीलिए सारे प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप के पास आ जाता है। वो ऑफिसर एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सारे प्लेयर्स को एक आइलैंड पे लाया जाता है। अब यहाँ पे सारे प्लेयर्स को ये भी नहीं मालूम था कि अगला गेम कैसा होगा और कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को सेबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम को जाते हैं। यहाँ पे सेबियोक गार्ड की नजर से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है, इसीलिए वह वॉशरूम को चेक करने आता है, लेकिन सेबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वहाँ से तब तक निकल चुके होते हैं। इसके बाद सेबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था और यहाँ पे सेंगवू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सेबियोक से पूछता है। इस पर सेबियोक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सारे प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है जहाँ पर उनके सामने 4 शेप थे। उन सारे शेप में से किसी एक शेप को उनको चुनना था। अब यहाँ सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है।
और क्या करना है हमें। सेंगवू सियोंग को बताता है कि उन्हें किसी एक शेप को चुनना है। इसके बाद उन्हें एक बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप बनी हुई होती है और उन शेप को उन्हें बिना डैमेज के बाहर निकालना होता है और अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेंगवू तो आसानी से उस शेप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन सियोंग बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह वह उस शेप को बाहर निकाल ही लेता है और सियोंग इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सभी को वापस से उसी रूम में लाया जाता है। यहाँ पे 187 प्लेयर्स कुल वापस आए थे, लेकिन इसमें से 108 प्लेयर्स ही रह जाते हैं। इसके बाद उन सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जेंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और जेंग उस लड़के को इतना मारता है कि वो मौके पे ही मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल के चाइनीज कंपनी को बेचने का काम कर रहा होता है। इसलिए जब भी कोई मरता था तो उसकी डेड बॉडी को गायब कर दिया जाता था, क्योंकि ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, क्योंकि ये सारा काम फ्रंटमैन की नजरों से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फोटोज डिलीट कर देता था और गार्ड तो डॉक्टर को पहले से ही गेम के बारे में सब बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पे एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को कम खाना दिया है, जिससे होगा ये कि वीक प्लेयर सारे यहीं पे मर जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट बाद वहाँ पे लाइट ऑफ होने वाली थी। यहाँ पर सेंगवू को पता था कि सियोंग की टीम जरूर कुछ उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो अपनी टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जेंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जेंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जेंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी लोगों को मारने लगता है। जेंग जैसे ही एक लड़की को मार के से बियोक के पास उसे मारने जाता है, वैसे ही सियोंग उसको बचा लेता है। इसके बाद गार्ड वहां आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इस गेम के बाद उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पे उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब यहाँ जेंग को अगली गेम के बारे में पहले से ही पता होता है, इसीलिए वह से बियोक की फीमेल फ्रेंड को टीम में लेने से मना कर देता है और वह अपनी टीम में केवल मर्दों को ही रखता है। अब सेंगवू भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की ज़रूरत थी, इसीलिए से बियोक की फीमेल फ्रेंड इस टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वार का होता है, यानी उनको अपने ऑपोजिट साइड की टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद ये गेम शुरू हो जाती है। वही जेंग की टीम इस गेम को आसानी से जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सेंगवू की टीम की। इस पर प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ठग ऑफ वार्स खेल रखे हैं। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी सबको गाइड करता है और बताता है कि इस गेम को कैसे जीतना है और किसी न किसी तरह ये गेम सेंगवू की टीम जीत जाती है। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट ऑफ हो जाएगी, जिस पर सेंगवू कहता है कि सब रेडी रहना, जिस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि सब एक एक करके पहरा देंगे। यहाँ जेंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक आदमी होता है, इसीलिए जेंग को डर लगता है कि उसकी टीम कहीं उसी को किनारे ना लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से नहीं हटा दे। दूसरी तरफ गार्ड्स और डॉक्टर मिलकर बॉडी के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना होता है गार्ड नंबर 28 और 29 को। तब वो सभी एक बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वह उन्हें जॉम्बी कह के बुलाने लगते हैं। अब यहाँ पे जो गार्ड नंबर 29 था वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो अपने भाई की तलाश में आया था और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है, कहीं ये मेरे भाई के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 वो बॉडी ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में बॉम्ब्स लगे हुए हैं। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये टनल ब्लास्ट कर दी जाएगी। इस पर नंबर 29 उससे और भी सवाल करके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जिसपे 28 को उस पर शक हो जाता है और वह उसे अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पर ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ ही साथ उस पर गन पॉइंट भी कर देता है। अब ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम जॉम्बी कहते थे, जिस पर नंबर 28 उसे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पे नंबर 28 उस ऑफिसर से कहता है कि लीडर के रूम में आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डेटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को वहीं पर मार देता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड्स से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में पता नहीं होता है और इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आता है और वह एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मार लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड डॉक्टर का पीछा करते हुए आ रहा था
और वो दोनों एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा के उसे मारने ही वाला होता है कि फ्रंटमैन आके गार्ड को मार देता है। उसके बाद वो डॉक्टर को भी मार देता है। साथ में लीडर को नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर यानी फ्रंटमैन के रूम में पहुंच जाता है। यहाँ ऑफिसर चेक करते करते एक ऐसे रूम में जा पहुंचता है जहाँ पे सबके रिकॉर्ड्स थे। जब वो ऑफिसर वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तब वहाँ पे उसे सभी विनर्स के रिकॉर्ड मिलता है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। अब सभी प्लेयर को गेम नंबर 4 के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सभी को अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। सेबियो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। असल में ये गेम कुछ इस तरह की होती है कि एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं, बशर्ते बिना किसी जोर जबरदस्ती के। और जो दूसरा पर्सन होगा यानी कि जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। अब सेंगवू और सियोंग ऑड और इवन का एक गेम खेलते हैं, जिसमें उन्हें ये गैस करना होता है कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स है। यहाँ पर सेंगवू सियोंग के फ्रेंड से सारे मार्बल हार जाता है और उसके पास केवल एक ही मार्बल बचता है। अब सेंगवू को पता चल गया था कि वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए सेंगवू सियोंग के दोस्त को अपनी बातों में फंसाकर ये यकीन दिला देता है कि हम में से अगर कोई हार गया तो हारे हुई टीम का वापस से मैच करवाया जाएगा। अब यहाँ पे सेंगवू सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल धोखे से चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगवू मार्बल लेके गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। उधर सियोंग का फ्रेंड जब मार्बल चेक करता है तो वहाँ मार्बल की जगह पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 की हालत खराब हो रही थी, यानी वो बूढ़ा आदमी, और वो तो इसीलिए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे किसी तरह खेलने के लिए मना लेता है। यहाँ पर सियोंग और वो बूढ़ा आदमी भी इवन और ऑड का गेम खेलते हैं। इस पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वह बूढ़ा आदमी यह भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। यहाँ पर सियोंग उसको बातों में फंसा कर उस बूढ़े आदमी के सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए वो बूढ़ा आदमी बहुत ही चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। यहाँ पर सियोंग उस बूढ़े आदमी से फिर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। इस पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को कहता है, मुझे पता है तुमने सारे मार्बल मुझसे धोखे से लिए हैं। और वो बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है, मुझे सब याद है कि तुमने सारे मार्बल धोखे से लिए हैं, मैं बस पागल होने का दिखावा कर रहा था। ये सुन के सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और उसे वो सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद सेबियो और उसकी फीमेल फ्रेंड भी यही गेम खेल रहे होते हैं। उनका गेम ये होता है कि जो मार्बल को दीवार के ज़्यादा करीब फेंकेगा मार्बल उसका हो जाएगा। इसके बाद सेबियो मार्बल फेंकती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त को बोलती है कि तुम मार्बल फेंको। इस पर उसकी दोस्त सारे ही मार्बल फेंक देती है। सेबियो के ये देख के उसकी फीमेल फ्रेंड को कहती है कि तुम दोबारा से मार्बल फेंको। इस पर सेबियो की फीमेल फ्रेंड कहती है कि मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, पर तुम्हारे पीछे तो तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और यह देख के गार्ड सेबियो की फ्रेंड को मार देते हैं। फिर सारे मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस से रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जेंग देखता है कि सेबियो की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक भी जिंदा है, जो कि बड़ी आराम से ही बैठी हुई थी। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सेबियो की फ्रेंड जेंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में क्लेश चल रहा होता है, इसीलिए जेंग की वो फ्रेंड उसको बुली करने लगती है। उसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को ये भी पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, तो इसीलिए फ्रंटमैन उनको लेने के लिए वहां से चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में ले जाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन एक आदमी को जाकर वीआईपीज के बारे में बताता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि यही आदमी गेम का मास्टरमाइंड है। इधर नेक्स्ट डे सारे प्लेयर्स को अगले गेम के लिए लाया जाता है, यानी 5वां वाला गेम। यहाँ पर 1 से लेके 16 तक के नंबर्स पड़े होते हैं, जिनमें से सारे प्लेयर्स को वो नंबर चुनने होते हैं। यहाँ पे सारे प्लेयर्स अपने अपने नंबर ले लेते हैं। इन नंबर्स का मतलब ये था कि जो नंबर आप चुनोगे उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा। अब यहाँ पे लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी नंबर 1 और नंबर 16। तो यहाँ पे सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चुनना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा, मरेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि गेम क्या है। और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए, टाइम कम रह जाए। वहाँ पे सियोंग के पास एक आदमी आ जाता है और वो उसको कहता है कि मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी फर्स्ट नंबर नहीं आया। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को गेमिंग रूम में लाया जाता है। इस गेम का ये रूल होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज के उस पार जाना होता है और इस पूल के बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक आम ग्लास और एक टेम्पर्ड ग्लास। यानी आम ग्लास पे पैर रखते ही वह टूट जाएगा और टेम्पर्ड नहीं टूटेगा। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और एक एक करके वो लोग मरने लगते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जेंग
सबके सामने होता है और वह आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। अब उन सभी प्लेयर्स के पास एक ही रास्ता था, या तो वो मर जाए या फिर वह आगे बढ़े। अब जेंग के सामने वही फीमेल फ्रेंड आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जेंग को पकड़ लेती है और उसे वहाँ से गिरा देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है और वो लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही न पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और टाइम भी कम होता है, इसीलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहाँ पे सेंगवू, सियोंग और सेबियोक उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन लोगों को काफी चोट लग जाती है, खास करके सेबियोक को। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस आदमी पर शक होने लगता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि मैं अंदर जाके अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है, इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। इतने में मौका पाकर ऑफिसर वहां से निकल जाता है और आइलैंड पे आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए उस ऑफिसर के पीछे आ जाता है। यहाँ पे वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करता है, लेकिन कॉल बीच में ही कट हो जाती है। इसके बाद वो सारे सबूत इंटरनेट से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट नहीं होने की वजह से उनके पास वो सबूत पहुंच नहीं पाते हैं। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो फ्रंटमैन के ऊपर गोली चला लेता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। तब वो ऑफिसर देखता है वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसको शूट कर देता है और ऑफिसर जाकर पानी में गिर जाता है। उधर ग्लास लगने की वजह से सेबियो काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि सेबियोक की हालत काफी खराब है। इसके बाद सियोंग सेबियोक के पास जाके कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और दोनों मिलके सेंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। सेबियोक सियोंग को बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़ के आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बाहर जाएगा तो उसको दूसरे की फैमिली का ख्याल रखना होगा। यहाँ सेबियोक की हालत और भी खराब हो गई, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। सियोंग कोई मदद लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब तक सियोंग वापस लौट के आता है सेंगवू सेबियोक को मार चुका होता है। फिर नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल काफी ही सिंपल था, मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्वैड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है, उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत काफी खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ, और तभी सियोंग सेंगवू को कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन सेंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पे छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। सियोंग जब एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन फूल बेचने वाली एक औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे एक सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें कुछ एड्रेस लिखा हुआ होता है। फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये कियाधारा किसी और का नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 का है, यानी उस बूढ़े आदमी का, और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि वह अपनी लाइफ से बोर हो गया था और ये सारे गेम उसने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाए हैं ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, और हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा मजा उसको खेल के आता है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है, और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सेबियोक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेके वो जाता है सेंगवू की मदर के पास, और वो सेंगवू की मदर से कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ साथ सियोंग उसको एक पैसों से भरा हुआ बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। यहाँ पे सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। इसके बाद सियोंग उस कार्ड पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो तुम लोगों की जिंदगी के साथ। लेकिन आगे से उसको जवाब मिलता है कि सियोंग अगर तुम्हें बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।